हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धारा 72 तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम धारा 73 से 75 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 73, 74 और 75। अब 73 के साथ 73 क और 73 ख एक सब क्लोज हो रहे हैं, वो भी इसके साथ हम देख लेंगे। तो छोटा सा वीडियो है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नगर पालिक संपत्ति, इस चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? नगर पालिक संपत्ति। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर कोई भी संपत्ति अब किसी व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है वो जानने वाले। तो सबसे पहले धारा 73 में आ जाते हैं। धारा 73 में लिखा हुआ संपत्ति के अंतरण, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो कोई भी संपत्ति यदि ट्रांसफर हो रही है तो उसके बारे में, और संविदाओं के संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, उपबंध है, उसके बारे में पढ़ने वाले। कोई नगर पालिका इस अधिनियम के अधीन, हर जगह ये बात जरूर आएगी, मैं हर जगह ये बात लिखता नहीं हूं, इस अधिनियम के अधीन तथा विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ये जो लाइन है वो लगभग लगभग हर धारा के साथ जुड़ी हुई है। और ये कॉमन सी बात है, जहां पर भी कोई धारा कही जाएगी वो इसी तरह से कही जाएगी कि हम कोई भी बात हो रही है वो इस अधिनियम के अधीन बात कर रहे हैं और उसके साथ जो भी कोई अगर प्रतिबंध है, शर्त है, उसके अधीन रहते हुए ये बात कर रहे हैं। मान लो कोई शर्त है तो वो शर्त भी इसके साथ लागू रहेगी। ठीक है। नगर पालिक भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने यानी लीज पर आप दे सकते हैं, विक्रय करने, सेल करना, उसको रेगुलराइज करना, नियमित करने, आवंटित करने या फिर अन्यथा किसी भी प्रकार से ट्रांसफर करने तथा इसके लिए आवश्यक समस्त संविधा यानी कॉन्ट्रैक्ट करने या उनका पालन करने में सक्षम होगी। कौन? कोई भी नगर पालिका। कोई भी नगर पालिका जो इस अधिनियम के रहते हुए किसी भी नगर पालिक भूमि जो उसकी खुद की भूमि है या फिर कोई भी सरकारी भूमि उसको पट्टे पर दे सकती है, सेल कर सकती है, उसको रेगुलराइज कर सकती है, उसको अलॉटमेंट कर सकती है या किसी भी प्रकार से ट्रांसफर करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब करने के लिए सक्षम होगी। लेकिन ये तभी वैलिड होगी, विधिमान्य होगी, जब उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, जो भी इसके लिए अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका अधिकारी हो या राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत अधिकारी, उसके द्वारा विहित रीति जो भी प्रोसेस है और जो भी शर्तें उसके उसकी पुष्टि कर दी गई हो। इसका मतलब है सिंपल से सिर्फ नगर पालिका के अध्यक्ष है उनके द्वारा करने से नहीं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनके भी इसके द्वारा पुष्टि हो जानी चाहिए। इस तरह से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। परंतु यहां से एक परंतु लगा हुआ, ये परंतु बाद में जोड़ा गया 2011 में। इस 2009 का में अपना एक्ट है, 2011 में इसमें एक अधिसूचना जारी करके एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं। 2011 में ये एक संशोधन हुआ इस एक्ट में संशोधन, अधिसूचना जारी करके एक संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया इस बात को लेकर, जब ऐसी चीजें हम ट्रांसफर करते हैं तो एक संशोधन लिखा गया। क्या था संशोधन? ये और कि जहां कोई नगर पालिका विहित समूह आवासन या नगरीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, इस तरह के अगर कोई समूह आवासन यानी कोई हाउसिंग, घर बनाने के लिए बहुत सारे बड़े स्तर पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई नगरीय परियोजना चल रही है या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है ना। जैसे एक बहुत बड़ा हाउसिंग, जैसे आपने हाउसिंग बोर्ड के बारे में सुना होगा, जब सरकार जो नगर पालिका है एक फिक्स भूमि वहां पर हाउसेस के लिए अलॉटमेंट करती है, हाउसिंग बोर्ड वगैरह बनाती है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तब ऐसी परियोजनाओं में भूखंडों या आवासन इकाइयों का कम से कम 20%, जितना भी भूखंड लोगों को दिया जा रहा है उसमें से 20% जो भूमि है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित रियायती दर पर आवंटित करेंगे। तो 20% भूखंड ऐसे होंगे जो राज्य सरकार ने जितने भी रियायती दर बताई है उस पर देने होंगे। क्लियर है? तो ये बाद में जोड़ा गया 2011 में संशोधन करके। ये वाली बात, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे किसी प्रस्ताव की शुद्धता, जो भी आप इस प्रस्ताव लाए हैं ट्रांसफर करने का, उसकी वैधता या फिर उसकी औचित्य की जांच कर लिए सुसंगत रिकॉर्ड अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। आपने जो ट्रांसफर किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, उसके लिए रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। और उस दौरान अभी ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस चल रहा है या फिर चालू है या फिर दे दिया है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड्स मंगवाता है, रिकॉर्ड्स को जब तक पूरा चेक नहीं कर लेता, अपनी उसकी पुष्टि नहीं कर देता है, तब तक वो सारे प्रोसेस को रोक सकता है। उस दौरान वो उस पूरे प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्देश दे सकता है, भी आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाए जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाए। जांच के पश्चात वो व्यक्ति जांच करेगा, जांच के पश्चात ये समाधान हो जाता है कि ये प्रस्ताव इस अधिनियम के अनुसार नहीं है, इस अधिनियम में जो बातें ली उसको पूरा फॉलो नहीं किया गया है या फिर उसका उल्लंघन किया गया इस अधिनियम की बात है, तो वो राजपत्र में एक ऐसा प्रकाशित आदेश है, अधिसूचना जारी होगी और इस प्रस्ताव को या उसके अनुसरण में की गई किसी भी कार्यवाही को, ठीक है, पूर्णतः या फिर भागतः, जैसा अगर उसको लगता है कि पूरी तरह से इस कार्यवाही को रद्द कर देनी चाहिए या फिर कुछ हिस्सा इसको रद्द कर देना चाहिए, उपांतरित, पूर्णतः या फिर भाग तो उपांतरित कर सकता है, यानी कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर उसको रद्द कर सकता है, या ऐसा कोई अन्य निर्देश दे सकता है जो उसको ठीक लगता है, वो उचित समझता है। उसको लगता है कि अधिनियम के अनुसार काम नहीं हुआ या फिर उसका उल्लंघन हुआ, तो उस प्रस्ताव को या तो कुछ
भाग या फिर पूरी तरह से उसको रद्द कर सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी किसी नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि पर कब्जा ले लिया हो, मतलब आपको नगर पालिका ने ट्रांसफर किया है, अब वो ट्रांसफर करने के बाद व्यक्ति के पास आ गई है, व्यक्ति का उस पर कब्जा भी हो गया, व्यक्ति उसको धारण करने लग गया है भूमि को। अब जब बाद में पता चलता है भी अधिनियम के अनुसार नहीं था, तब तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिसर अधिनियम अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली, अधिनियम बना हुआ है एक 1964 का, राजस्थान लोक परिसर अनधिकृत अधिभोगी, यानी जो ऑथोराइज नहीं है, अनधिकृत बिना लीगल एविडेंस के वो यहाँ पर इस पर अधिभोग कर रहा है, यानी उसको कब्जा किया हुआ है, तो उसको बेदखल किया जा सकता है, उससे संबंधित एक अधिनियम बना हुआ है। उसके अंतर्गत अनधिकृत अधिभोगी, अब अनधिकृत कैसे हो गया, क्योंकि उसने इस अधिनियम के अनुसार वो नहीं है, तो अब ऑथोराइज नहीं होगा, ऑथोरिटी नहीं होगी उसकी, तो अनधिकृत यहां पर हो जाएगा। तो अनधिकृत अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब जो भी इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको अनधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उसे ऐसी भूमि से बेदखल किया जाएगा और भूमि के उपयोग और अधिभोग के लिए, तो जितने टाइम उसने भूमि का उपयोग किया, अधिभोग किया है, उससे संबंधित जो भी उसका किराया बनता है या फिर जो भी उस भूमि को या इस लैंड को किसी तरह का नुकसान हुआ है, चेंजेस अगर उसने किया, तो उसका समस्त दायित्व जो भी है उसके लिए वो दायी होगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे संविदा के लिए नगर पालिका अध्यक्ष अथवा अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिफल, और जब उसको ट्रांसफर किया तो उस व्यक्ति से जो भी प्रतिफल का मतलब जो भी पैसा या जो भी चीजें ली गई है वो उस व्यक्ति को वापस प्रतिदत्त का मतलब है रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड कर दिया जाएगा। देखो, एक तो जैसे मान लो कि कोई जमीन है 10 लाख 20 लाख 30 लाख उससे पैसा आया है, तो वो 30 लाख तो वापस रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के लिए रहा तो 3 महीने के लिए मान लो कि 30,000 रुपए किराया, तो 30,000 रुपए से किराया लेके 30 लाख उसको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद धारा 73 का ये इसका एक सब क्लोज है जो बाद में ऐड किया गया, क्या है, अंतरण। अंतरण का मतलब ट्रांसफर का पूर्ण स्वामित्व, या तो फ्री होल्ड यानी या तो पूर्ण स्वामित्व या फिर उसको पट्टा, दो चीजें हो सकती है, या तो जब ट्रांसफर की गई है तो पूरा स्वामित्व उसको दे दिया गया है, या फिर वो पट्टे पे दी गई। पट्टे की अलग अलग अवधि हो सकती है, कितने साल तक का ये पट्टा होता है। ठीक है, तो वो लीज पर है, पट्टे पर है, या पूर्ण स्वामित्व हो गया है के आधार पर होना। तो यहाँ पर क्या है, धारा 71 या 73 जो अभी हमने ट्रांसफर की बात यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है, कि कौन कौन सी भूमि ट्रांसफर हो सकती है। तो धारा 71 या 73 के अधीन भूमि का प्रत्येक अंतरण, जो ट्रांसफर के लिए हमने धारा 71 में पढ़ा था और अभी जो धारा 73 में पढ़ा था कि इसको जो ट्रांसफर कर दी है, या तो पूर्ण स्वामित्व आधार हो सकता है, या तो पूरी तरह से उसको स्वामित्व दिया जा सकता है कि पूरी भूमि उसी की हो गई, या फिर लीज पर उसको दे सकता है। दो तरीके हो सकते हैं। अब अगर लीज पे किसी को दिया है पट्टा धृति आधार को, कोई निर्धारित प्रभार शुल्क चुकाने पर, जो इसका एक फिक्स पेमेंट दिया हुआ है इतना, ये अगर आपको चुकाते हैं तो उसके पश्चात उसको पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो दो तरह के हम जो ट्रांसफर होगा वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा, आपकी जमीन होगी, या फिर दूसरा पट्टे पर दिया जा सकता है। जो जमीन पट्टे पे दी है, आप इसकी जो फीस है वो चुकाने के बाद, कि पट्टा आपको पूर्ण स्वामित्व चाहिए तो उसकी जो फीस है वो अलग से चुकाने के बाद उसको पूर्ण स्वामित्व में भी बदला जा सकता है। अब यहाँ पर इसको स्पष्टीकरण भी दिया कि पूर्ण स्वामित्व का मतलब क्या होता है। थोड़ा मुश्किल शब्द लिख रखे थे, मैंने इसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश किया। वहां पर शब्द लिख रखा है दाई। दाई का मतलब होता है कि पूरी तरह से आपको बेच दिया गया, आपकी हो गई। और अन्य संक्रमण, अब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर सवाल इससे रिलेटेड कुछ आता है कि पूर्ण स्वामित्व से मतलब क्या है, तो एग्जाम में यही शब्द आपके लिए आएंगे। ठीक है। और अन्य संक्रमण, अन्य संक्रमण का मतलब आपको यहाँ पर विरासत का अधिकार मिल जाएगा। विरासत का मतलब अन्य संक्रमण के लिए इंग्लिश वर्ड आएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जब आपके लिए पूर्ण स्वामित्व होगी तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। विरासत का मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मान लो 99 साल का पट्टा है तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 पीढ़ी बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पूर्ण स्वामित्व में मिलने के बाद फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको होल्ड किया जा सकता है। तो विरासत का अधिकार मिल जाएगा, पूरी तरह से आपकी हो गई। और शाश्वत धृति यानी अनंत काल तक जितना भी टाइम रहेगा वो भूमि आपकी हो जाएगी। पूर्ण स्वामित्व का मतलब आप समझ गए होंगे कि परमानेंट वो जमीन उस व्यक्ति की हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद 73 ख में क्या लिखा हुआ है, 73 क हो गया जिसमें पूर्ण स्वामित्व और पट्टा धृति दोनों की बात हुई। जो आवंटन हुआ है वो लैंड का, भूमि का, उसका प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण का मतलब यहाँ प्रतिसंहरण शब्द दिया हुआ है, इस प्रतिसंहरण शब्द का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है। तो उस आवंटन को रद्द करना या फिर पट्टा विलेख, जो पट्टा समझौता हुआ है, डीड हुई है आप, उसका रद्दकरण कैसे हो सकता है उसके बारे में लिखा हुआ है। यदि जो आवंटन हुआ है वो तथ्यों के द्रव्य प्रदेशन, अब जो मुश्किल होता है वो इन शब्दों को समझने में ही होता है कि द्रव्य प्रदेशन शब्द आ गया,
तथ्यों के द्रव्योपदेशन का मतलब, अब देखो इंग्लिश में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत तरीके से, द्रव्योपदेशन का मतलब हो गया गलत तरीके से तथ्य को पेश करना, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। या फिर मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर आपने ये आवंटन लिया है, जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो आपने फर्जी दस्तावेज लगा दिए। या फिर दुसंधि का मतलब होता है आपने किसी तरीके से गठजोड़ करके, जो भी अंदर का अधिकारी है या कर्मचारी है, उससे गठजोड़ करके ये काम अपना करवा लिया, प्रॉपर तरीके से आपके दस्तावेजों की जांच नहीं हुई, तो उसका मतलब होता है दुसंधि। ठीक है, अपनी अप्रोच दिखा के गठजोड़ करके ये काम करवाना। अथवा विधि का उल्लंघन करके ये आवंटन प्राप्त किया है तो नगर पालिका रद्दकरण के आदेश जारी कर सकते हैं, अगर उसको ऐसा पता चलता है तो। रद्दकरण के आदेश है कि पहले तो लिखित नोटिस जारी करेगी कि आपने ये गलत तरीके से जारी किया है। उस नोटिस में क्या होगा, उस नोटिस में रद्दकरण के आदेश के आधार होंगे, किस आधार पर ये आपका रद्द किया जा रहा है, तो वो आधार लिखे होंगे, पहली बात। दूसरी, इसमें संबंधित व्यक्तियों से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख, एक तारीख तय करेंगे, उस तारीख को या उससे पहले, जो कि नोटिस के कम से कम 7 दिन बाद की होनी चाहिए। एक तारीख बताएगा, नोटिस आएगा, नोटिस में एक तारीख दी होगी, तारीख में कम से कम 7 दिन का टाइम तो होना चाहिए। तो उस 7 दिन के भीतर भीतर या 7 दिन से पहले उस आदेश के विरुद्ध कारण यदि कोई हो तो दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब हम ये एक नोटिस जारी कर रहे हैं आपके रद्दकरण का, उसमें आधार लिखे होंगे, आपके पास कोई कारण है कि इसको रद्द क्यों नहीं करना चाहिए, आदेश के विरुद्ध कोई कारण है, आपके पास कोई कारण है कि इसको रद्द क्यों नहीं करना चाहिए, तो नगर पालिका उसकी अपेक्षा करेगी भी आप भी उसको जल्दी से जल्दी बताएं, 7 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, नोटिस के अनुसरण में संबंधित व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा युक्तियुक्त प्रदान करने के पश्चात। नोटिस आ गया, उसके अनुसरण में आपको 7 दिन के भीतर भीतर जवाब देना है। फिर इसके बाद जो जांच होती है उसमें व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर मिलता है, वो अपनी बात रखेगा, अपने तथ्य पेश करेगा, सारी की सारी चीजें। उन सबके बाद भी नगर पालिका को ये समाधान हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है, उसको ये लगता है कि पट्टा अवैध तरीके से प्राप्त किया है, तो नगर पालिका भूमि के आवंटन का प्रतिसंहरण यानी उसको रद्द कर सकती है और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगी। और लेखबद्ध कारणों से, जो भी कारण कि किस कारण से इसको किया है, उसको लिखित कारणों से, लेखबद्ध यानी लिखित कारणों से ऐसे व्यक्ति को बेदखली का आदेश जारी कर देगी, इसको भूमि से बेदखल कर दिया जाए। और ऐसे आदेश की एक प्रति उस भूमि के बाहरी द्वार पर या फिर जहां पर भी उसको ठीक ढंग से कहीं पर भी दिखे भी ये व्यक्ति, ये जो भूमि है इस व्यक्ति की नहीं है और इन कारणों से इसको यहां से बेदखल किया जाएगा, वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया, उसको बेदखल हो गया। अब इस बेदखली के आदेश के विरुद्ध, इस बेदखली के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है व्यक्ति। कैसे? 15 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, हालांकि पर्याप्त को उसको अपील करनी पड़ेगी, हालांकि पर्याप्त कारण होने पर 15 दिन की अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। और इस अपील का निपटारा, अपील की उसने, कब तक किया जाएगा उसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है। इसमें लिखा हुआ यथाशक्य शीघ्र, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी इसका निपटारा किया जाएगा। उसको तो अपील 15 दिन के भीतर भीतर करनी पड़ेगी, अगर कोई खास कारण हुआ तो 15 दिन को बढ़ाया जा सकता है। अब सुनवाई या निपटारा कब तक हो सकता है इस अपील का? जितना जल्दी हो सकता है, कोई टाइम पीरियड हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपको बस ये याद रखना 15 दिवस के भीतर करना पड़ेगा। ये देखो, ये आप इसको पढ़ोगे तो सिंपल सिंपल सारी चीजें, अब आपको इतनी सारी चीजें को कैसे याद करेंगे, ये बहुत कॉमन चीजें होती है। अगर आप मेरे ख्याल से शहर में रहते हैं, शहर में रहते तो आपको लगभग उसकी सारी की सारी बातें वैसे ही पता रहती होगी। बस ये जो छोटी छोटी टर्म्स है वो आपको याद रखना चाहिए, 15 दिन के भीतर भीतर ऐसा करना पड़ता है। आपको पता है कि अगर अवैध तरीके से आपने पट्टा लिया तो उसको रद्द किया जा सकता है, तो वही बातें हम पढ़ रहे हैं, कोई नई बातें नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कोई टाइमलाइन है या फिर कोई प्रोसेस नया आ रहा है आपके सामने, तो उसको आपको याद रख लेना, अच्छा ऐसा प्रोसेस होता है, बस फिर सिंपल से याद हो जाएगा ये। और मेरे ख्याल से आप EORO की तैयारी कर रहे हैं, गांव में भी रहते हैं, तो भी आपको इस तरह का प्रोसेस के बारे में जरूर जानकारी होगी। ठीक है ना? कोई भी सिविल न्यायालय, लास्ट में एक बात और लिखी हुई, कोई भी सिविल न्यायालय इस प्रकार की कार्रवाई की सुनवाई नहीं करेगा, यानी सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, ये सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सवाल में जो कथन आता है वो यहाँ आ सकता है, इस तरह का जो बेदखली का आदेश होता है वो सिविल न्यायालय भी इसकी सुनवाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब धारा 74 और 75 देख लेते हैं। स्थावर नगर पालिक संपत्ति, हमने कहा दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है,
एक तो स्थावर और एक जंगम। जंगम का मतलब मूवेबल, जो चल संपत्ति है, इधर उधर चलती फिरती है। नगर पालिका कोई भी सामान, जैसे नगर पालिका गाड़ी भी है तो क्या है, अचल संपत्ति है, चल संपत्ति, वो चल संपत्ति है, ठीक है ना। इस तरह कोई भी सामान, बोर्ड है तो वो तो चल संपत्ति में आएगा, अचल संपत्ति में तो आएगा नहीं। अचल संपत्ति में उसका कोई भी लैंड है, उसकी कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह है, तो ये सारी अचल संपत्ति में आता है, स्थावर संपत्ति में आता है। तो स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका, तालिका का यहाँ पर होगा उसका कंप्लीट विवरण, इन्वेंट्री, इंग्लिश में वर्ड यहाँ पर आ रहा है इन्वेंट्री। तालिका को हम टेबल नहीं लिखेंगे, इन्वेंट्री शब्द ज्यादा सही है। इन्वेंट्री का मतलब उसका टोटल सारा का सारा विवरण, ठीक है, और उसका मैप, मानचित्र, मैपिंग करना। तो नगर पालिका स्वयं से संबंधित समस्त संपत्ति की एक तालिका, इन्वेंट्री तैयार करेगी और मानचित्र संधारित करेगी। संधारित का मतलब यहाँ पर उसको मेंटेन करेगी। और अद्यतन तालिकाएं, अपडेट, अद्यतन का मतलब जो अपडेटेड है लास्ट, तालिकाएं और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से, अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, 2009 में, ठीक है। तो उस प्रारंभ से 1 साल के भीतर भीतर सारा जो इन्वेंट्री, तालिकाएं और मैप है, स्थानीय निकाय का जो डायरेक्टर हैं, जो सब राजधानी जयपुर में ही है, तो स्थानीय निकाय के जो डायरेक्टर हैं उनके कार्यालय में जमा कराएंगे। कब, इस अधिनियम के 1 वर्ष के भीतर भीतर। तो उस समय तक जो भी बन गई है नई नगर पालिका, उन सबको ये 1 साल के भीतर भीतर करवाना था। जो नई बन रही उनको भी 1 साल के भीतर भीतर करवाना होता है। मुख्य नगर पालिक अधिकारी किसी स्थावर संपत्ति की तालिका में यदि कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि स्थावर संपत्ति में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, अगर होता है तो उसका वार्षिक विवरण तैयार करेगा, एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका नगर पालिका के समक्ष उसको पेश करेगा और उसकी एक प्रति निदेशक को भी भेज देगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर धारा 74, सेक्शन 74 में। धारा 75 में क्या है, ये लास्ट धारा हम पढ़ने वाले हैं इस एक्ट की। क्या है इस एक्ट की, इस चैप्टर की, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण कौन करेगा, ये लिखा हुआ बस इतना सा। तो नगरीय भूमि का और संपत्तियों का जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने का काम किसका होगा, नगर की है। तो सीधी सी बात है, नगर पालिका इसको ऐसा करने वाली है। ये कॉमन सी बात है, लेकिन क्योंकि हर एक चीज धारा में लिखना होता है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 4, छोटा सा चैप्टर था, ये भी यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में यहाँ से एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो अपने इस वीडियो में ही यहाँ पर ऐड कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये वर्ड हमें समझ में नहीं आया या फिर ये बात समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हमारा डाउट सेशन होगा, ठीक है। उस डाउट सेशन में उस डाउट को हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। दूसरा, एक चीज और शुरू किया जा सकता है, आप साथियों की डिमांड भी आई थी कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अपन इसको करें। तो एमसीक्यूज जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो कि संडे के दिन टेस्ट हुआ तो उसके अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद मैं उस टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दूंगा, क्योंकि हाथों हाथ करवाएंगे तो आप टेस्ट कई बार पहले वीडियो देख लेंगे और बाद में टेस्ट देंगे। तो एक तो ये है कि पहले वीडियो नहीं देखना है, पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद उस वीडियो सॉल्यूशन वहां पर करा देंगे, तो लगभग आपके सारे के सारे प्रश्न भी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा भी वैसे तो क्योंकि 20 टेस्ट का मतलब 600 प्रश्न आ जाएंगे, तो उसके अलावा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा भी कुछ नीड होगी तो उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं वापस अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।